यार टू बी वेरी ऑनेस्ट कि प्लेसमेंट के पहले मतलब लगता था कि यार प्लेसमेंट होगा भी कि नहीं होगा। इंग्लिश का क्या लेवल रहता है मतलब एक सिलेक्शन पीरियड में? इंटरव्यूअर के सामने जाते जाते थोड़ी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो जाती है और नाम नियम का मैंने फॉर्म भी नहीं फिल किया था यार। नो डाउट कि एमबीए में आने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता है। कीवर्ड्स बताने थे, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क कि 45 डेज को मैं 3 वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन चैनल करूं। को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। हाय गाइस, आज हमारे साथ हैं निशांत सर जो अभी डीसीएम फार्म सॉल्यूशन के अंदर प्लेसमेंट पाए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमारे दिमाग में तो रहते हैं लेकिन उनके जवाब हमें मिल नहीं पाते हैं। हम आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमारे अंदर भी रहते हैं और जाहिर है आपके अंदर भी होंगे। तो इस पॉडकास्ट में आप भी लर्न करेंगे और साथ साथ हम भी लर्न करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे माइंड में चलते हैं और ऑब्वियसली जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड में भी काफ़ी चल रहे थे कि प्लेसमेंट से रिलेटेड और कंपनीज़ का क्या बिहेवियर रहता है। जैसे आपने डीसीएम फार्म सॉल्यूशन में गए थे तो आपने कितने राउंड पहले तो उनमें फेस किए थे? डीसीएम का सबसे पहले उन्होंने असाइनमेंट टेस्ट लिया था जिसमें कि उन्होंने 48 स्टूडेंट्स ने नाम दिए थे। उसमें से उन्होंने 36 को शॉर्टलिस्ट किया था फर्स्ट टेस्ट के बेसिस पे। और फिर उसके बाद उन्होंने 36 में से फिर उन्होंने जीडी कराया। जीडी में से उन्होंने 8 स्टूडेंट्स को लिए थे, मतलब हर ग्रुप से एक एक दो स्टूडेंट्स को उन्होंने लिया। तो 8 में से फिर फाइनल उन्होंने पीआई लिया, पर्सनल इंटरव्यू में 4 को उन्होंने सेलेक्ट किया, बट दे वांट टू ओनली 3 स्टूडेंट्स। तो उनके पास एक टफ टास्क था कि किसका होगा किसका नहीं होगा। तो उन्होंने फिर लास्ट में एक सरप्राइज टेस्ट लिया जो कि ऑनलाइन था 75 मिनट्स के। वो मतलब ऑलरेडी रीजनिंग थे, मैथ्स थे, हर सारे टाइप्स के क्वेश्चन थे उसमें। तो उसके मेरिट के बेसिस पर उन्होंने 3 स्टूडेंट्स को चूज़ किया जिसमें से लकली एक मैं भी था। तो सर सबसे पहले तो टेस्ट को ले लेते हैं। जैसे आपने बताया मतलब टोटल शायद 5 स्टेप्स थे या फिर हाँ। 5 स्टेप्स टोटल? 4 से 5 होते हैं मैक्सिमम। 4 से 5 रहते हैं मैक्सिमम। तो पहला टेस्ट लेते थे, तो टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस टेस्ट तो बस मतलब basic? पहले तो लोग बोलते थे एग्रीकल्चर टेस्ट होगा, तो मतलब ऐसा डर था कि बहुत ज़्यादा मतलब टफ आएगा, बट ऐसा कुछ खास नहीं। उन्होंने बेसिक एग्रीकल्चर लाइक वीट और पैडी, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे थे। और लास्ट के 4-5 क्वेश्चन उनके प्रोडक्ट वाइज थे जो ये डिसाइड करते थे कि किसका होगा किसका नहीं होगा। बिकॉज हम लोग फील्ड में जाने से पहले हमें आइडिया तो है नहीं उनका कौन सा प्रोडक्ट है, कितना वेट है, क्या है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पैडी, वीट, शुगर केन के नॉर्मली डिजीज़ क्या होते हैं, कितना सीड रेट होता है, कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं, ऐसे जनरल तो क्वेश्चन थे। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर की होना ज़रूरी है सबसे पहले। हाँ तो ये बिल्कुल है। बिल्कुल ये। और फिर दूसरा हम जीडी की अगर बात करें तो जीडी में सर आपका कौन सा टॉपिक आया था और आपने ऐसी कैसी परफॉर्मेंस दी या फिर हम कैसा बिहेवियर रखें जीडी में जिससे जीडी इजीली क्लियर हो जाए? टू बी वेरी ऑनेस्ट जीडी को लेकर मुझे पहले डर लगता था बहुत ज़्यादा, बिकॉज हाँ तो बट मैंने क्या किया था यूट्यूब, मतलब यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे जीडी के। फिर सारा वीडियोस देखने में मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि जीडी का मतलब होता है ओनली शो योर कॉन्फिडेंस, दैट्स इट, कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। एंड यू शुड नॉट टॉक टू ईच वन, कि किसी के आई टू आई कॉन्टैक्ट में देख के हम बात कर रहे हैं। हमें एक जनरल टॉक रखना है, ना तो किसी के अगेंस्ट बोलना, ना तो किसी के फॉर में बोलना है। So talking about my GD topic, it was the GMO crop, genetically modified crop organism. तो बेसिकली उन्होंने सबसे पहले मेरे को थोड़ा कंफर्ट बनाने के लिए और सिंह साहब बैठिए, तो थोड़ा मैं कंफर्ट हुआ, फिर वहाँ पे बैठा। तो बात स्टार्ट हुई इंट्रो से लेके। इंट्रो के बाद फिर उन्होंने SIP के बारे में आया। तो मेरा SIP DCM बायोसीड जेनेटिक्स में था। तो उन्होंने पूछा कि ये बायोसीड से आपकी मेजर लर्निंग्स क्या थी, कीवर्ड्स बताने थे। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क कि 45 डेज़ को मैं 3 वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट आई चूज़ कि सर फील्ड एक्सपीरियंस मिला, डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप इनसाइट्स मिले मुझे, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे पेशेंस मिला। दे आस्क्ड हाउ पेशेंस, देन आई थिंक अबाउट 10 सेकेंड, देन आई रिप्लाइड कि सर स्टार्टिंग के जब मैं फर्स्ट वीक में गया तो कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा था फार्मर्स मीटिंग में, तो फार्मर्स नहीं आए थे, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। बट उसके बाद फिर मैंने वहाँ के FA से बात की, MDO से बात की, सबसे बात करने के बाद फिर नेक्स्ट वीक से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होने लगा। और सेकेंड थिंग कि मेरा थोड़ा इंटरव्यू मतलब इंटर्नशिप थोड़ा अलग हटके था, जस्ट टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च, बिकॉज 45 डेज़ में मुझे 4 स्टेट्स कवर करने थे, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। तो बहुत टफ टास्क था, बट मैंने मेंटर को कभी ऐसा नहीं बोला कि सर नहीं कर सकूँगा। आई विल ऑलवेज रेडी फॉर दैट, बिकॉज ट्रेवलिंग मेरी हॉबी भी थी और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि हाँ मतलब मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसा करके। तो मैंने वो ऑनेस्टी से बोला। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि डू यू नो द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द पैडी। मैंने कहा यस सर। तो कैन यू टेल मी अबाउट द फ्रॉम नर्सरी टू फाइनल अबाउट द पैडी। तो मैंने उनको धान की खेती की पूरी तरीके से मतलब बताया कि कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ऐसे। तो वो खुश हुए, मतलब वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मतलब प्रेशर में लाने के लिए उन्होंने
मतलब तुम तड़ा करके बात करना, तू झूठ बोल रहा है, तू ऐसे किया है, तू पैम्पलेट बांटा होगा। हमने कहा नहीं सर, आई वॉज जस्ट कीपिंग दिस स्माइल फेस एंड रिप्लाइड द आंसर। वो चीज़ें शायद उनको पसंद आई। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता हाँ। है। ये होता है ना कि हम कंपनी के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे यही ग्रुप ज्वाइन करना है और वो कंपनी ना मिले, तो उस टाइम कैसी सिचुएशन? ठीक है, आप लकी थे, आपको मतलब हाँ नरेश, तुम्हारी क्वेश्चन बहुत बहुत सही है। मतलब ठीक है, because मतलब आजकल आपके बरोबर कंपटीशन, आपने बताया 45 स्टूडेंट थे, तो सबने कोशिश की हाँ, होगी, बिल्कुल, exactly। 15 ने भी इंटरव्यू दिया होगा, सबने पूरी जान लगाई होगी, आपसे भी ज़्यादा पढ़ने वाले भी होंगे, कम पढ़ने वाले, लेकिन ऐसे ही क्या लगा कि यार ये पॉइंट तो मेरा ऐसा था कि हाँ ठीक है, अभी तो निकल ही गया, अभी कोई इशू नहीं आ रहा है, अभी तो शायद हो ही जाएगा। आपने 2 क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस मैंने देखा था एज ए ऑल टाइम हाई था कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि वाई यू वांट टू चूज द डीसीएम। डीसीएम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जिसमें हम सीड इंडस्ट्री और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री दोनों का हम एक साथ मतलब एक्सपोजर ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि उसके हाइब्रिड्स मस्टर्ड भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं, वीट भी आते हैं, और वहीं पे फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड भी इसके आते हैं। तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे 2 चीज़ें सीखने को मिलेगी। दैट सेम थिंग आई रिप्लाइड कि वाई आई वांट टू चूज द डीसीएम। कभी कभी लगता नहीं है कि कंपनी में सिलेक्शन, मैंने सोचा था, पूरी मेहनत की, जान लगा दी और अब सिलेक्शन मिल गया, तो उसके बाद एकदम सेटिस्फेक्शन लेवल है कि सेटिस्फेक्शन मिल गया, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से डर बढ़ा हुआ है कि यार अब पता नहीं आगे क्या होगा, ये कैसी सिचुएशंस पैदा होंगी मेरे लिए? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट कि प्लेसमेंट के पहले मतलब लगता था कि यार प्लेसमेंट होगा भी कि नहीं होगा। या यही पॉइंट मैं पूछना चाह रहा था आपसे। मतलब अगर सोचो घर पे अगर 5,000 रुपये मांग लो, पापा पैसे चाहिए थे, तो 10 बार पूछेंगे वो कि क्यों चाहिए, क्या काम है। और कोई बंदा आप 4 महीने बाद हमको 50,000 60,000 जो भी सैलरी हो क्यों देगा, वाई 40,000 रुपये मुझे क्यों देगा, ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं है, हम लोग फ्रेशर ही वहाँ पे तक पहुँचेंगे, स्टार्ट करने से ही क्या होती है। लोग यूट्यूब और बुक्स पढ़ रहे थे उस टाइम पे कि हाउ टू वाई MBA, व्हाट डू यू वांट, वेयर डू यू सी नेक्स्ट 5 years। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं लास्ट के 15 days पर डे 4 to 5 hours में अपने सीनियर से बात किया था फ़ोन पे कि सर अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, मुझे बेचना है, उसी मार्केट में बेचना है, तो क्या करना होगा। तो हर कंपनी के अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ज़्यादा ये एक जो भी प्रॉब्लम आती है कि मान लो कि हम दोनों सेम कंपनी में हैं और 1-2 टेरिटरी हमारी, उसी टेरिटरी में मैं माल मतलब प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये दीपक अपने टेरिटरी में तो सेल कर रहा है, वो वहाँ से ट्रेड हमारे मतलब टेरिटरी में भी कर रहा है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मतलब जितना टेढ़ा सोच सकता था मैं उस तरीके के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करें कैसे। हाँ तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा। आपने पूछा ना सर से, सीनियर उसके सर लिए से। मैंने सारे सीनियर से टाइम लिया, कॉल किया, अच्छे से फिर पूछा, सब चीज़ को देखता गया कि हाँ कौन सा सही है, कैसे क्या बोलना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये भी नहीं लगे कि एज ए फ्रेशर आपको ये चीज़ कैसे पता। एक क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा था मेरे से कि आप BSc के बाद मतलब MBA क्यों किया, MSc क्यों नहीं। अगर आप यू वांट टू हेल्प द फार्मर्स देन आल्सो यू कैन चूज MSc। So I frankly replied, sir, I don't want to help the farmers only. First of all, I want to my growth as well as the company growth. तो उन्होंने बोला कि और सारी जॉब्स हो सकती थी, तो ऐसा क्यों नहीं। तो मैंने बताया कि इन माई फैमिलीज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग दिस इंडस्ट्री। आई फाउंड दैट कि उनको जो रेस्पेक्ट मिलता है वो थोड़ा अलग है, मतलब सोशली उनकी जो इमेज है वो थोड़ी अच्छी है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी दैट इमेज इन कमिंग ईयर्स। एक क्वेश्चन और है कि इंग्लिश का क्या लेवल रहता है मतलब एक सिलेक्शन पीरियड में, क्योंकि सब बोलते हैं कि यार इंग्लिश मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंग्लिश में आपके सिलेक्शन का कितना ऐसा रोल कुछ था? नहीं है। आप खुद सोचो कि मतलब ये प्रेशर सबको होता है, चाहे उसको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, सबको ये प्रेशर होता है कि कहीं गलती ना हो जाए। मतलब इंटरव्यू के अंदर केबिन में जाने के बाद जब मैं उन्होंने बैठा कि सिंह साहब बैठिए, तो मतलब इतना मैं रिलैक्स हुआ कि सामने से बंदा ऐसा बोल रहा है, अगर सामने से वो हिंदी में क्वेश्चंस पूछ रहा है तो इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करूं। तो वो ऐसा सोचता था कि हमें रिप्रेजेंट करा कि मुझे इंग्लिश आती है। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री में जाने के बाद, फील्ड में उतरने के बाद हमें फार्मर से अपने लोकल लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी। और एज ए MBA ग्रेजुएट आपको इतनी इंग्लिश तो आती है कि आप प्रेजेंटेशन दे सको या अपने सीनियर से, अपने बॉस से मेल कर सको, बात कर सको इंग्लिश में। तो ऐसा कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए कि इंग्लिश मैटर करता है, ओनली योर कॉन्फिडेंस मैटर। सर जैसे अभी आपने बोला कि उन्होंने बोला सिंह साहब आइए बैठिए, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से लेकर आए सर? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर के सामने जाते जाते थोड़ी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो जाती है और वहाँ बैठते हुए टाइम थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है, उसको कैसे फेस ये करें? तो नेचुरल सी बात है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप अंदर जाओ और सामने वाला बंदा आपको सीधे टाइटल से बोले कि हाँ आइए बैठिए, तो खुद को लगता है कि हाँ ठीक है मैं कंफर्ट जोन में हूँ, कंफर्टेबल जोन में आ गया। जैसे अभी नरेश ने पूछा था कि कंपनी टारगेट करते हैं,
और नरेश ने ये भी बताया कि उस दिन मैं टेंशन में नहीं था। रीज़न यही था कि मुझे कंपनी से नहीं था कि इस कंपनी में जाना है, बस ये था कि अच्छे से देना। मुझे पता था कि अगर मैं टेस्ट क्लियर कर गया तो फिर मैं जीडी में पीछे नहीं हटूंगा, पीआई में कर लूँगा अच्छे से, क्योंकि जीडी के ऊपर मेरा अच्छा कमांड हो गया था। तो जब टेस्ट क्लियर हो गया तो मेरे को मतलब ऐसा लगा कि हाँ अब तो हो जाएगा। फिर लास्ट राउंड में जब लास्ट टेस्ट लिया तब भी डर लग रहा था कि देखो अब क्या होता है फाइनल में। सर जीडी में आपने टॉपिक्स काफ़ी सारे पढ़े थे या फिर ऐसे? देखो जीडी जब भी होने रहता है उससे 3 महीने पहले तक के जितने रिसेंट टॉपिक्स रहते हैं एक बार हमको ओवर थ्रू कर लेना चाहिए। हो सकता है जीडी में टॉपिक ना आए पर इंटरव्यू में पूछ ले कि जीएमओ क्या होता है, कुछ भी। जैसे अभी लास्ट ईयर था फार्म बिल क्या होता है, तो जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब जितने भी जीडी हुए थे एडमिशन प्रोसेस चाहे कोई भी कॉलेज आईएम से लेके सब जगह हर जगह यही चल रहे थे। फार्म बिल क्या है, अच्छा है या बुरा है, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्यों होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सब। तो वो ट्रेडिशन चलता रहता है। तो सर जैसे दूसरे कॉलेजेस में जो भी जीडी हुए हैं उनसे भी कांटेक्ट करके उनसे पूछ लें हाँ कि हाँ ये बिल्कुल। टॉपिक्स आए तो उनको भी पढ़ें। बिकॉज जो जीडी होता है वो कॉलेज तो कराता नहीं, वो तो कंपनी वाले कराते कंपनी वाले हैं। और एक कराएं। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी एक ही कॉलेज में आती है, वहीं कंपनी वहीं एम्प्लॉय हर जाते हैं, तो कितना चेंजेस कर लेंगे। तो हमेशा अलग अलग कॉलेज से थोड़ा टच में रहना चाहिए। थोड़ा ये कंपटीशन भी हो गया कि हाँ लोग बताते नहीं कौन सी कंपनी आ रही है, पर आई थिंक कि उससे ज़्यादा हेल्प होता है, लोगों का हेल्प होता है उससे ज़्यादा। कि मतलब मैं भी दो चार इंस्टीट्यूट से क्वेश्चंस लाए थे अपने, जैसे फसल आई थी यहाँ पे तो उनको दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे वो, ये देख लो। बायोसीट में मेरा इंटर्नशिप था तो मैंने बताया कि हाँ ऐसे होते हैं ये चीज़ें। थोड़ा आइडिया लग जाता है अपने को कि हाँ सामने वाले का बंदा किस क्या इंटेंशन है, उनको कैसी चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि हम 10 मिनट के अंदर तो जज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया पहले से रहेगा तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। एक क्वेश्चन ये है कि आप फार्मर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और फ्यूचर में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक भाषा के रूप में, किया मैं फार्मर्स को इस तरीके से देखता हूँ। आई थिंक अगर मतलब आप कंपनी के रिस्पेक्टिव से पूछना चाहते हैं या पर्सनली तो मैं भी एक फार्मर फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है रिस्पेक्ट तो हमेशा रहेगी फार्मर्स के लिए। नहीं, मैं देखना है किस तरीके से देखते हो आप, एज ए कस्टमर देखते हो, एज ए हेल्पर देखते एज ए हो, कस्टमर किस तरीके से एज ए देखते हो? कस्टमर तो कभी नहीं देख सकता फार्मर को, बिकॉज फार्मर से ही जो होता है या तो खाने को बोल दो, चाहे हमारी इंडस्ट्री बोल दो या हमारी सैलरी बोल दो, सब उनसे ही डिसाइड होने वाला है। तो अगर हम फार्मर को कभी चीट करेंगे तो कभी मतलब ऐसा नहीं है। तो इंटर्नशिप के टाइम पे भी मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मतलब अगर वो फार्मर मेरे से डिसीजन लेता था कि साहब कौन सा वाला अच्छा है बीज, ऐसा लोकल लैंग्वेज में, तो मैं पहले 2-4 लोग से पूछ लेता था। मैं ये नहीं देखता था कि मैं इस कंपनी में तो यही बताना है, जो उनके लिए अच्छा है वो चीज़ बताता था। और जैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी जर्मिनेशन को लेके, तो मैंने अपने बॉस को मतलब जो हमारे करेंट रिपोर्टिंग करता था मैं उनको बताया कि सर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो आए। फिर उन्होंने तारीफ़ किया कि तुम बहुत कम टाइम में मतलब अच्छे से फार्मर्स को समझ गए, मार्केट को समझ गए। तो फार्मर्स हमारा बेसिक यूनिट है, जैसे हमारे बॉडी का सेल है ना, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो फार्मर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द कंट्री, ऐसा बोलते हैं। नहीं, ये बहुत सही है। मतलब ये ऐसी सोच रखना एक मतलब जेन्युइन रहती कह रहे हैं। एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होकर अगर हम लोग फार्मर्स को कस्टमर के रूप में देखेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। यही है ना कि हमें कितने लंबे टाइम तक हम पैसे कमाएंगे, एक टाइम के बाद तो ठहरना है कहीं पे जाके। अगर फार्मर का प्रॉफिट नहीं होगा तो कल के डेट में इंडस्ट्री बंद कर देगा, मतलब फार्मिंग बंद कर देगा, तो फिर सारी इंडस्ट्री कहाँ जाएंगी फिर। तो फार्मर को तो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए आई थिंक। और सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे कमेंट में आए थे कि एमबीए करने के बाद लर्निंग्स क्या मिलती है। तो सर जैसे आपका शुरू से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस हो चुका है, आपका प्लेसमेंट हो गया, तो सर स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं इसमें और आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया है? मैं 2 चीज़ें पहले बताता हूँ। पहला कि एमबीए करने से क्या फ़ायदा होता है, तो आई थिंक एमबीए जो है एक वर्ड में बोलूँ तो ब्रिज मतलब कि अगर दीपक के पास से मुझे नरेश के पास तक जाना है तो आई नीड द ब्रिज। तो एमबीए इज़ द ब्रिज बिटवीन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द कि ब्रिज के थ्रू हम जा सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिससे कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एक्सपोजर्स मिलते हैं। अब तो हम पीएचडी भी कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं कि हमें कॉर्पोरेट में ही जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैंक में आते हैं, ए ग्रेड पे बैंक में भी जा सकते हैं। अगर चाहे तो एग्री बिजनेस से पीएचडी भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एडमिशन की बात रही है, तो आईबी में मेरा एडमिशन लेना ड्रीम था टू बी ऑनेस्ट, कि मैंने आईएम्स का सपना नहीं देखा था कि हाँ मुझे नाम नियम में जाना है। नाम नियम का मैंने फॉर्म भी नहीं फिल किया था, मैंने भी नहीं किया था सर। इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे आईबी में फॉर्म फिल करना है। आई डोंट नो वाई, बट मैंने फिल किया एंड मेरे सीमेट में बहुत अच्छे स्कोर नहीं थे, मतलब लिटिल बिट ठीक ठाक था बस। बट मेरा जीडी के बेसिस पे हुआ, मुझे इतना पता है क्योंकि मेरा जीडी बहुत अच्छा हुआ था। डायरेक्टर मैंने तारीफ भी किया था उस टाइम पे।
और मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। मैंने मतलब दूसरे कॉलेज में फ़ीस सबमिट कर दिया था, IPM बेंगलोर में मैंने फ़ीस सबमिट कर दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात हुई थी कि हो गया, आपका हो गया, लिस्ट में नाम आएगा, बट नहीं आया। उसके पहले मैं फ़ीस ले चुका था, तो मैं थोड़ा टेंशन में हुआ कि यार अब क्या करूँगा। फिर बाद में सेकंड लिस्ट में 2 दिन बाद लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम था, तो बहुत खुश हुआ कि चलो चलते हैं। फिर यहाँ पे आया, स्टार्ट किया, तो फाइनली जिस चीज़ के लिए आया तब तो हो गया। आए Major तब learning. कैसा रहा, मतलब तब आपका बिहेवियर कैसा था और अब कितना चेंज हुआ है? यार नो डाउट कि MBA में आने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे आके आप तरह तरह के मतलब डिफरेंट टाइप्स के लोग से मिलोगे कि उनका पर्सनालिटी कैसा है, बिहेवियर कैसा है, क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई दिन भर रह रहा है तो वो अच्छा ही सोचेगा या फिर बहुत बेकार होगा, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो शार्प माइंड नहीं होगा। बिल्कुल डिफरेंट। MBA इज़ अ वर्ल्ड, अगर बोल लो तो हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ सीखने वाला है, हर बंदे के अंदर। और इतने सारे प्रेजेंटेशन अभी तो तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में दिए होंगे, आइडिया लग गया होगा, कॉन्फिडेंस लेवल पहली बार में ऐसे पैर कांपता है हाँ, कि सही। यार क्या होगा, शुरू में तो- स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर लगता है यार उसने तो कर लिया, मैं भी कर लूँगा। ऐसे करते करते अभी यहाँ से जाने से पहले इतना हो जाएगा कि अरे यार प्रेजेंटेशन ही तो है, 10 मिनट दे के हट लेंगे ऐसा। और प्रेजेंटेशन देते टाइम हमेशा याद रखना चाहिए कि सब कुछ मुझे आता है, आई एम द बॉस, सामने वाले को कुछ नहीं आता है। अभी जो आता है मेरे हाथ में है। अगर ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ तो आई एम द ड्राइवर, बाकी जो लोग बैठे हैं उनको कुछ नहीं आता है, ऐसा सोचना है। डर किस बात का, गलती होगी, दैट्स इट। सही बात है। यही सोच के मैं तो यही सोच के यहाँ से डिग्री निकालने वाला हूँ। नहीं सही है, ये अच्छी सोच है। I'm the boss. बहुत ड्राइविंग वाला सही एग्जांपल हाँ। था क्योंकि ड्राइविंग तो आती भी सबको है, लेकिन सब- गलती भी हो जाएगी पर तो सिखाने क्या को सब दिक्कत बोलेंगे है? कि धीरे चलाओ, क्लच लो, ब्रेक लो, ये करो वो करो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने स्टार्टिंग बोला था ना, सुनना सबका है, सबसे डिसीजंस लेने हैं, पर करना वही है जो मुझे अच्छा लगेगा, जो सही होगा। बात खत्म। सबकी सुनोगे तो फिर तो मेरे हो पापा चुका है। हमेशा ही डायलॉग मारते हैं कि सुननी सबकी है लेकिन करने अपने दिल की है, कि की जो है। अच्छा लगे वही वही करेंगे उस यार। तरीके से करना। वैसे सर काफ़ी सारी बातें हो गई, बहुत मुझे भी सारा अच्छा लगा मतलब आज मुझे भी टाइम निकाल मतलब के बात करने के हमें लिए। भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी अच्छी जानकारी और मिल जाएंगी। मतलब ऐसे रियल बता रहे हैं। यही होता है ना, जैसे हाँ, अभी आप मतलब- हम लोग 20 मिनट बैठे ऐसा बात हुआ, तो ऐसे सीनियर से जब 1 घंटे बात करोगे हाँ, तो तरह तरह के मतलब- क्वेश्चंस अपने हाँ, आप आते बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा सोच के नहीं बैठते हैं कि हाँ सर से क्या पूछेंगे, बिल्कुल बस बिल्कुल बात इनिशिएट करने की होती है। एक बार इनिशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड्स में थॉट्स आते रहते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लर्निंग्स बहुत मिली हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी क्लियर हुए हैं। आई होप सो कि हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को ज़रूर सुनेंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर दीपक आप कुछ कहना चाहो तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़।